अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं आपको मेज़बान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग में आज दो मुकाबले हुए हैं और इनसे मुतल्लिक आपको बताएं कि पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिसमें पहले खेलते हुए लाहौर कलंदर्स ने 197 रन बनाए थे। जवाब में कोयटा ने मुकाबला तो खूब किया, कोशिश तो खूब की, लेकिन मैच जीत नहीं सके। सिर्फ 188 रन ही बना सके। और बात करें लाहौर कलंदर्स की, तो कलंदर्स की जानिब से उनके ओपनर जो बड़ा नाम है फखर जमान, 51 बॉल पर 103 रन की इनिंग खेली, जिसमें 6 छक्के शामिल हैं और 201 के स्ट्राइक रेट के साथ आज उन्होंने बैटिंग की है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से शामिल हुसैन ने 31 बॉल पर 53 रन बनाए और साथ में आपको बताएं कि रैली रूसो ने यहां पर 29 बॉल पर 62 रन की इनिंग खेली। 5 छक्के शामिल हैं, 5 चौके शामिल हैं, ताहम ये अपनी टीम को मैच नहीं जितवा पाए। आखिर में अबरार अहमद ने भी कोशिश की, 14 पर 24 रन किए, लेकिन ये मैच इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरा मैच खेला गया है रावलपिंडी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स और नतीजा वही है जो चल रहा है, यानी कि रावलपिंडी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पहले खेलते हुए 166 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर और जवाब में 4 विकेटों के नुकसान पर 167 रन बना दिए मुल्तान सुल्तान्स ने। लेकिन फर्क यह है कि 18.4 ओवर्स में यूं कहिए कि एक जबरदस्त किस्म का यह मैच भी देखने को मिला। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, इन दोनों मैचेस की परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगे इस प्रोग्राम में और पॉइंट्स टेबल पर बात करेंगे, कुछ कल के बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर फाहद लियाकत, इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी। सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूं, अहमद आपसे ही करते हैं। आज जो पहला मैच खेला गया लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर ने टारगेट सेट किया, 197 रन बनाए, 198 का टारगेट था। कोयटा 188 की, काफ़ी फाइट देखने को मिली, लेकिन मैच जीत नहीं सके हैं। क्या डिफरेंस था इस मैच के अंदर जिसकी वजह से कोयटा मैच जीत नहीं पाया? वेल आई थिंक कि डिफरेंस जो था वो फखर जमान की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। और जब एक प्लेयर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी स्कोर करता है T20 में, तो वो डेफिनेटली उसकी टीम फिर मोस्टली केसेस में विनिंग साइड पे ही होती है। और आज हमने देखा कि लाहौर कलंदर की तरफ से जिस तरह से फखर जमान ने ताबड़तोड़ हमले किए कोयटा ग्लैडिएटर पे, मेरे ख्याल में कोयटा के पास कोई काउंटर जवाब नहीं था। एज सच कोयटा की बैटिंग भी कहीं खोई खोई सी नजर आई इस PSL में, और कभी बॉलिंग खोई खोई सी नजर आई। हम आगे भी बात कर चुके हैं कि जिस तरह क्वालिटी स्पिनर है अबरार अहमद या उस्मान तारिक वगैरह, ये उतना इम्पैक्ट नहीं डाल सके या विकेट्स लेके नहीं दे सके क्रंच मोमेंट्स पे, या ओवरऑल भी अच्छी बॉलिंग ऐसा इन्होंने नहीं की कंटिन्यूसली। फिर बैटिंग में भी अगर आप देखें तो हसन नवाज हों, ख्वाजा नाफे हों, सऊद शकील हों और बहुत सारे प्लेयर्स हों, किसी की भी कोई कंसिस्टेंट एज सच परफॉर्मेंसेज उस तरह की नहीं आ रही जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब किसी दिन आपकी बैटिंग थोड़ा बेहतर करेगी और बॉलिंग अच्छा नहीं करेगी, या बॉलिंग थोड़ा अच्छा करेगी बैटिंग अच्छा नहीं करेगी, तो फिर आप इस तरह से मैचेस नहीं जीत सकते। मैच जीतने के लिए आपको तीनों डिपार्टमेंट में अपना 100% देना पड़ता है, आइदर बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग। तो आई थिंक लाहौर में मेरे ख्याल में कोशिश तो यही थी लाहौर की भी कि ये मैच जो है वो फंसे, या अगर फखर जमान ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स ना खेलते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। लेकिन लाहौर, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो ये मैच ना जीते, कोयटा एक अच्छा कम बैक एक्सपेक्ट कर रहा था मैं उससे कि शायद अच्छा कम बैक करे। लेकिन लाहौर ने खास तौर पे फखर जमान, जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि डिफरेंस था वो क्या था, तो वो मेरे ख्याल में फखर फखर जमान की जमान था। ब्रिलियंस ही थी। सही हो गया, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बाकी प्लेयर्स, किसी ने 4 किए, किसी ने 14, 31 रन सिर्फ एक प्लेयर ने किया श्रीलंका ने, बाकी सब ने उससे नीचे ही रहे हैं। कोई 18 और किसी ने 8, किसी ने 5। तो ये एक इनिंग ऐसी थी। जी फहद, जो पहला मैच था जिस पर अभी अहमद ने कमेंट किया है, आपको कैसा क्या डिफरेंस इसमें नजर आया कि जिसकी वजह से लाहौर जीत गया और कोयटा को शिकस्त हो गई? यार जिस तरह अहमद ने ब्रीफ कर ही दिया है, पहले सबको पता है फखर जमान इज अ मैच विनर। बात जो थी कि जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जो ग्रेट जी। प्लेयर होता है, जिस दिन वो चलता है तो उस दिन वही काफी होता है और वही नजर आता है फिर। ठीक है ना। अब आप देखें बेचारा, जो पीछे 6-7 महीने गुजरे हैं उसके, इतने अंडर प्रेशर गुजरे हैं, और बाबर को भी और फखर को भी इस तरह की एक इनिंग्स चाहिए थी।
ऑब्वियसली वो आपको अपनी होम जो भी सीरीज हो रही होती हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, उसमें आपके पास चांस होता है कि यार अब अपनी फॉर्म को वापस ले आओ। और एक दफा फॉर्म वापस आ जाती है और फिर नेक्स्ट कोई बैड लक ना हो, तो जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं वो फिर उसको कैरी ऑन करते हैं। तो मुझे इन दोनों के बारे में ये खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला करे कि यार इनकी ये फॉर्म लगी रहे, क्योंकि इवेंचुअली पीएसएल तो खत्म हो जाएगा, जी। लेकिन बाद में हमारी कंट्री के काम आएगी इनकी ये फॉर्म, जो कि हमें बड़ी सख्त जरूरत है बैटिंग के अंदर। और मैं तो डे वन से फखर जमान का फैन हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सईद अनवर के बाद यही एक बंदा है जो लेफ्ट हैंडर हमारे पास आया है। अगर मेरी तो विश थी कि टेस्ट मैच भी खेलता, सारे फॉर्मेट्स खेलता, सईद अनवर ने भी सारे फॉर्मेट खेले थे, लेकिन आपने फखर को इवेंचुअली कट करते करते आपने उसको T20 प्लेयर बना दिया है। फखर इज वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर वी प्रोड्यूस्ड, लाइक सईद अनवर जितने बड़े हैं। हाँ, इसको उतना चांस नहीं उस तरह से मिल सका, कुछ उसकी इंजरीज की भी वजह थी, हर बंदे का किस्मत या नसीब होते हैं। लेकिन अगर आप इसके टैलेंट की बात करें या क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें, तो जिस दिन फखर जमान का दिन होगा उस दिन सामने कोई भी नहीं आएगा। आपने इंडिया को भी देख लिया हुआ है, आपने ऑस्ट्रेलिया को भी देख लिया हुआ है, स्टार्क को भी देख लिया हुआ है, सबको देख, साउथ अफ्रीका ने भी देख लिया हुआ है। फखर इज अ ग्रेट प्लेयर एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू सी हिम। सही हो गया। अहमद, आज एक चीज़ तो हुई कि आज कम से कम शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग करने के लिए सिकंदर रज़ा से पहले नहीं आए। सिकंदर रज़ा को पर उन्होंने एतमाद किया है, जो हम हर शो में आप अक्सर बात करते थे कि शाहीन का जब दिल करता है, जहां दिल करता है वो बैटिंग करने आ जाते हैं। तो हमने देखा एक मैच में वो सिकंदर रज़ा से पहले भी बैटिंग करने आ गए। तो कम से कम आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखें, अगर आज वो ऐसा कर भी लेते तो मेरे ख्याल में सिमिलर रिजल्ट ही होता, क्योंकि शाहीन से आप ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून वो बैटिंग से कोई ब्रिलियंस अपनी दिखा दे। अदरवाइज कोई वो शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और शाहीन अफरीदी को ये फ़र्क समझना पड़ेगा कि वो शाहीन अफरीदी हैं, वो शाहिद अफरीदी बनने की कोशिश ना करें। अगर वो शाहिद अफरीदी बनने की कोशिश करेंगे और बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो देंगे, तो जो बॉलिंग उनकी ऑलरेडी स्ट्रगल करती हुई आ रही है, ऑल तो पीएसएल में फिर भी उन्होंने मुनासिब बॉलिंग की है अप टू सम एक्सटेंट। अदरवाइज जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप अगर देखें तो उनकी बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई आ रही है, वो मजीद स्ट्रगल कर सकती है। तो मेरे ख्याल में जो उनका मेन कोर है या मेन काम है जिसके लिए वो जाने जाते हैं और जो इनका अहम रोल है उसी को वो निभाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी देखिए, चाहे उसामा मीर है या सिकंदर रजा है या बाकी प्लेयर्स हैं जिनका पोटेंशियल शाहीन से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है बैटिंग के मामले में, तो उनको मेरे ख्याल में पहले आना चाहिए। अब अगर शाहीन, एवरी डे इज नॉट संडे, एक एक दो दफा उन्होंने लाहौर की तरफ से ऐसे किया है कि डेविड वीजा वगैरह जब खेलते थे तो अपने आप को उनसे भी पहले प्रमोट किया और इंडिविजुअल ब्रिलियंस विद द बैट दिखाई और मैच भी जिताया अपनी टीम को। लेकिन हर मैच में ऐसे नहीं हो सकता ऑब्वियसली। सो मेरे ख्याल में वो कंडीशंस थोड़ी सी गलत रीड कर गए लास्ट मैच में। और बाद में उनको खुद भी रियलाइज हुआ होगा कि उन्होंने ये एक ब्लंडर भी मारा है और भांडी किया है कि अपने आप को प्रमोट किया सिकंदर रजा और उसामा मीर से पहले। और उसामा मीर को भी अगर आप देखें तो बाद में उन्होंने शाहीन के आउट होने के बाद जिस तरह से आई गेस 7 बॉलों में 21 रन समथिंग बनाए, तो वो भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। और उसामा मीर का ये है कि वो अक्सर इस तरह की इनिंग्स डोमेस्टिक वगैरह में भी, नेशनल T20 कप वगैरह में भी खेलते रहते हैं। सो अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी गलती से सीखा और दोबारा को वो गलती रिपीट सही हो नहीं गया। की। चलिए कुछ अबरार अहमद की बात करेंगे। फाहद, हमने देखा है कि बाकी कुछ स्पिनर्स हैं, सुफियान को हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा उनका टूर्नामेंट जा रहा है। फिर और कुछ नए स्पिनर्स हैं, उनका भी ये टूर्नामेंट काफ़ी बेहतर जा रहा है। लेकिन अबरार अहमद जो मुस्तकिल कौमी टीम का हिस्सा हैं, और अब लेकिन इस टूर्नामेंट में उनको अक्सर मैचेस में फेंटा पड़ रहा है। 4 ओवर्स में आज भी उन्होंने 43 रन दिए, 1 विकेट हासिल की है। क्या कहेंगे, क्या वजह हो सकती है कि वो इतनी कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस उनकी जानिब से इस टूर्नामेंट में नहीं आ रही, जबकि बाकी स्पिनर्स काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं? यार अब्रार को मैं देख रहा हूँ कि मुझे थका हुआ लग रहा है, उसको ब्रेक लेनी चाहिए। ये हम लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना प्लेयर्स के अंदर कॉन्सेप्ट है ब्रेक लेने का, ना खिलाने वालों के अंदर कॉन्सेप्ट है। ये खोता घोड़ा बराबर किया होता है, बस वही जो, और अगला भी कहता है मुझे पैसे आ रहे हैं। भाई रुक जाओ कहीं पे, कहीं नहीं जा रही क्रिकेट। बॉडी है ना, आप जितना बॉडी को अगर रेस्ट,
आप पीछे देखो, और पीछे कितनी क्रिकेट खेली है बरार ने, कहीं पे उसने रेस्ट की है? वो जो स्पिनर होता है ना, मुझे पता है उसकी उंगलियां एक टाइम आती है वो थक जाती हैं उंगलियां। और ये इसके साथ भी मुझे नजर आ रहा है, वो जो दूसरा उस्मान तारिक है, उसकी भी गेंद के अंदर जो नित नजर आई थी वर्ल्ड कप में, वो खत्म वो हो गई। नित नहीं आ रही है। शोल्डर थक जाते हैं, उंगलियां थक जाती हैं। उसके लिए आपने थेरेपीज करनी है, आपने रेस्ट करना है। यंगस्टर्स हों, इन्होंने अगर पीएसएल में भी परफॉर्म नहीं करना तो फिर मुझे नहीं पता इनको कौन सा और प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे ये परफॉर्म करेंगे। और दूसरी बात ये कि इस हवाले से मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी कि पीएसएल में हमने देखा है कि प्लेयर्स की अगर एक दो ब्रिलियंट किस्म की परफॉर्मेंसेज आ जाएं तो उन प्लेयर्स को एक दो परफॉर्मेंसेज पे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन इन प्लेयर्स की तो अनफॉर्चुनेटली एक दो भी, इक्का दुक्का भी इस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं है। सही। तो बेसिस पे परफॉर्म करना तो दूर की बात है, अगर आपकी इक्का दुक्का भी परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी और यहाँ पे कोई बहुत ट्रेंट बोल्ट या मिचेल स्टार्क या कोई बहुत हाई क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स बॉलिंग नहीं कर रहे, एवरेज अगर आप निकाल लें फास्ट बॉलर्स की भी तो मेरे ख्याल में इक्का दुक्का होंगे जिनकी जो कंसिस्टेंटली 145 प्लस पे बॉलिंग कर रहे हैं। तो अगर आपने इस तरह की बैटिंग विकेट्स पे और इस तरह के बॉलिंग क्वालिटी के सामने भी पीएसएल में रन्स नहीं बनाने, ना क्राउड का प्रेशर है ना कुछ और है, आइडियल एक सिचुएशन है कि आप फ्री माइंड के साथ खेलें अपनी नेचुरल गेम। और आप अगर नहीं खेल पा रहे या अपनी स्किल्स को नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे इस तरह के हालात में, तो फिर इन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए इस सारे एटमॉस्फेयर में कैसे ये हो सकता है कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्ट किया जाए? और अगर किया जाएगा तो फिर वही बात है कि टीम के साथ भी ज्यादती है और आपके साथ भी ज्यादती है, क्योंकि आप वो फिर यहाँ नहीं परफॉर्म कर पा रहे, वहां क्या परफॉर्म करेंगे और फिर आपने एक दो मैचेस के बाद बाहर हो जाना है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग जो एक फैक्टर है वो ये है कि अबरार अहमद की कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उस्मान तारिक जिनका इतना हुआ बना हुआ था कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, हसन नवाज की हम लोग बात करते थे उसको टीम में होना चाहिए, उसकी कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ख्वाजा नाफे को T20 वर्ल्ड कप में डाला गया, कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो ये प्लेयर्स तो उल्टा कहीं ना कहीं मतलब हमें हमारे पास भी कोई इस तरह की एक सही। आध रीजन छोड़े कि हम इनको बैठ के डिफेंड कर सकें कि यार इनको इस परफॉर्मेंस की बेस पे होना चाहिए बिल्कुल टीम। सही कह रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि जो इनकी वकालत के आपने कोई कागजात साइन किए हुए थे ना, मुझे लगता है अब वो आप चाहते हैं कि वो पेपर वापस कर दें। दूसरे उसका मैं मेरा पॉइंट ले लें जरा। जी जी फाहद फाहद, फिर मैंने नेक्स्ट मैच पर जाना है। जी सर। ये नाफे वगैरह की बात हो रही है, ये तो सभी कह सकते हैं ना कि वो क्या कर रहे हैं। ये कौन बताएगा कि ये सही कैसे होंगे? जी सर बताइए कैसे होंगे। सही बात है। ये इन लोग इन बच्चों को ना ये तालीम नहीं दी गई हुई रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है। ये एक बड़ा लंबा एक्चुअली चैप्टर है, मैंने एक प्रोग्राम में इसको पूरा ब्रीफ की है। जी। ये बच्चों को जब तक ये नहीं ना सिखाया जाएगा, रिवर्स साइकोलॉजी के अंदर ही सिखाया जाता है कि आपने के अंदर कंपोजर होना चाहिए। कंपोजर का फर्स्ट स्टेप होता है आपने सेल्फिश होना है। हम्म। जब तक आप सेल्फिश नहीं होगे आप बिल्डअप नहीं कर सकते। जब तक आप बिल्डअप नहीं कर सकते हो आप टीम को फायदा नहीं दे सकते हो। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि गो एंड हिट द बॉल। सही। दिस इज नॉट क्रिकेट। अब आपको मैं इसकी मिसाल दे देता हूं। जी जी। बाबर आजम इस वक्त रिवर्स साइकोलॉजी पे काम करके खेल रहा है। हम्म। उसके अंदर सेल्फिशनेस नजर आ रही है, लेकिन सेल्फिशनेस का ये मतलब नहीं होता कि आपने जाके पूरा ओवर मेडन खेल देना है। सेल्फिशनेस ये होती है कि आपने मेरिट पे खेलना है। आपने प्री मेडिटेटेड नहीं खेलना। आपने पहले नहीं सोच लेना कि मैंने इसको मिड विकेट मारनी है, जो नाफे सोचता है। और अगला बॉलर अगर आपको यॉर्कर कर दे, अच्छा आपने दिमाग में सोचा हुआ है मिड विकेट मारनी है, बोल्ड हो गए, या वो शॉर्ट ऑफ दी लेंथ खिंचा हुआ बॉल करेगा और आप उसको पुल मारने चले जाओगे, आप उसको रोक भी सकते हो। दिस इज कॉल्ड रिवर्स साइकोलॉजी के नेक्स्ट बॉल पे तुम्हें मैं बताता हूं। सही। बिल्कुल सही ये कहा बच्चों आपने। को ये बातें बच्चों को जब तक नहीं सिखाई जाएंगी कि बेटा पहले अपने लिए खेलो, पहले 15-20 स्कोर अपने लिए करो। लेकिन सर उनको ये समझाया गया है ना, जाएं बैटिंग करें, दो चार छक्के अच्छे मार दें, अच्छी दो तीन शॉट्स मार दें, आपकी रील्स बन जाएंगी, आपकी वीडियोस बन जाएंगी तो बस काफ़ी हो जाएगा ना। वो तो इस चक्कर में पड़े हैं, वो इस चक्कर में तो पड़े ही नहीं है कि हमने वहाँ पर खड़े होना है, इनिंग बिल्ड करनी है। और यहाँ आपके अब्दुल्ला शफीक जो सियालकोट से उनका ताल्लुक है,
उनसे मैंने एक और शो में भी बात की, जब बाद में मैच खत्म होने के बाद उनसे कहा गया कि आप सीनियर प्लेयर थे, अगर आप थोड़ा सा और रुक जाते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। तो उन्होंने आगे से टाउट कर दिया, कहा मैं क्या कल तक रुका रहता और वहां पर विकेट पर। तो ये तो इनका हाल इनको सिखाएगा कौन, बताएगा कौन, तो ना ये सीखने भाई के लिए जो बाहर तैयार है। बैठे हुए वही सिखाएंगे ना। हाँ जी। अब नेक्स्ट फहद, मैं मुझे नेक्स्ट मैच पर जाना है उस पर भी, क्योंकि फिर टाइम खत्म हो जाएगा। रावलपिंडीज वर्सेस मुल्तान सुल्तान मैच था, नतीजा वही है कि जी मुल्तान ने रावलपिंडी को शिकस्त दिया है। जी अहमद भाई, क्या हो गया है रावलपिंडी को? टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं लेकिन कोई मैच भी नहीं जीत पा रहे सर, कोई एक मैच भी नहीं जीतना चाह रहे। पता नहीं वो क्या परफॉर्मेंस है, कुछ समझ आ रही है इनकी सर? रावलपिंडी की मुसलसल हार पे मैं यही कह सकता हूँ कि अनदर डे एंड अनदर लर्न। और रिजवान साहब ने तो ये ऐसी बात कर दी थी कि या तो विन है या तो लर्न है। विन तो उनके हिस्से में आया ना, पाकिस्तान टीम के हिस्से में आया जब तक वो टीम का हिस्सा रहे, और ना अब वो जिस फ्रेंचाइज के का हिस्सा है एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर वो कोई सिंगल मैच जीत पा रही है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये टीम जितनी उछलो कूद करती है और जितनी इनकी शोखियां और आप एफिशिएंसियां सोशल मीडिया पे देखें कि कभी वो इस्लामाबाद को बर्गर बना के खा रहे होते थे पीएसएल से पहले, तो अभी तो इस लीग में इनकी अपनी भिंडियां जल गई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे ख्याल में जो मैनेजमेंट है उसको एक दो मैचेस के बाद ही सर जोड़ लेना चाहिए था, आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखें इससे अच्छी तो मेरे ख्याल में हैदराबाद की टीम रह गई है जिसका कोई कॉम्बिनेशन पिंडी के सामने कुछ भी नहीं है। और पिंडी की टीम का तो कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन वही बात है कि ऊंचे नाम और फीके पकवान वाला कि आपने जितने बड़े प्लेयर्स लिए उनकी उतनी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। डैरल मिचेल ने आज 50 कर दिया है, अब यासिर खान की इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेज हैं। रिजवान साहब तो ऐसे लगता है कि वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब रिजवान की अगर ये परफॉर्मेंस है तो रिजवान खुद भी कह चुके हैं खैर कि मेरी इस परफॉर्मेंस की बेस पे टीम में जगह नहीं बनती। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको फिर निकाल के ठीक किया गया है ना। तो किस बात पे आप एहतजाज कर रहे थे कि मैंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना और मुझे जो है जवाब दिया जाए पीसीबी की तरफ से कि मुझे वनडे से कप्तानी से क्यों हटाया और T20 से बाहर क्यों किया। तो ये परफॉर्मेंस देख के तो आपकी किसी एंगल से जगह नहीं बनती। बिल्कुल। फिर देखें, कहने का मकसद ये है कि अब आपने रिजवान के साथ ये केस भी नहीं है कि कोई प्लेयर्स बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हों या मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो तो इनको जेल इन होने में या एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा हो। ये आधी से ज्यादा मैनेजमेंट और काफी सारे प्लेयर्स तो मुल्तान सुल्तान वाले हैं जो काफी अच्छे से उनके साथ काम कर रहे हैं। फिर ड्राफ्टिंग में बैठे हुए थे रिजवान, खुद उन्होंने अपने सामने अपने हाथों से ये टीम बनाई और फिर भी वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। जब कैप्टन खुद ही परफॉर्म नहीं करेगा तो वो किसी और से किस मुंह से परफॉर्मेंसेस डिमांड करेगा। फिर उन्होंने एंड में यही बातें करनी है ना कि आज हम चैंपियन वाली बातें करेंगे, अपने लिए क्लैप करेंगे, ये वो पता नहीं कौन सी चैंपियन वाली बातें हैं। शायद वो पॉइंट्स टेबल उल्टा करके देखते हैं रोज मैच हारने के बाद और इसलिए इनको लगता है कि वो चैंपियन है और चैंपियन वाली बातें करेंगे और अपने सही। लिए खुद करेंगे। तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है यार, नई फ्रेंचाइज है, लोगों की इतनी ज्यादा एसोसिएशन है, बिल्कुल लोग ठीक कह रहे हैं, इस पर काफी बात हुई है। फहद भाई आप बताएं सर, रावलपिंडी के साथ आखिर हुआ क्या है? और खुद उनके अपने कैप्टन मोहम्मद रिजवान जिनकी इनफरादी परफॉर्मेंस इंतहाई बुरी रही है, जैसे अहमद कह रहे थे वो काफ़ी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे और उनके फैंस उनके जो वकालतनामे यानी कि जो उनकी बात करते हैं वो सब कहते थे जी ये तो T20 का प्लेयर है, क्यों निकाला हुआ है इसे, ये इसके साथ तो ज्यादती हुई है। सर उसने टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस से बता दिया है कि भाई मेरे साथ ठीक ही हुआ है। आप क्या कहते हैं, क्या हुआ है पिंडी के साथ आखिर? यार देखिए, पिंडी के साथ जो हो रहा है वो एक अलग चैप्टर है। ये रिजवान के साथ जो कुछ हो रहा है वो अलग चैप्टर है। जी बट मैं सर। पहले रिजवान पे बात कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। रिजवान के साथ मसला ये हो रहा है कि ऑब्वियसली जब आप एक स्टेज पे होते हो और कोई आपके साथ अनफेयर डिसीजन हो जाता है, क्रिकेट बोर्ड है, वो कंट्री है, वो स्टेट है, अच्छा उसके साथ जब आप मत्था लगाना शुरू कर देते हो, हाँ। होता क्या है कि आपका फोकस गेम से हट जाता है। हम्म। ठीक है। और जब फोकस हटता है तो फिर यही कुछ होना शुरू, क्योंकि फोकस तो ऑटोमेटिकली हटेगा बिल्कुल। जब आपकी बयानबाजियां चल रही होती हैं, बैक ऑफ द माइंड आपका दिमाग वहां पे होता है। अब कौन सा बयान आएगा, अब उसने ये बात कर दी, आप यानी कि आप डी ट्रैक हो गए ना, सही। तो वो परफॉर्मेंस पे फर्क आता है। बाबर के साथ भी ये मसले हुए थे क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बोलना शुरू हो गए थे
तो बाबर भी डी ट्रैक होना शुरू हो गया था। बस सिर्फ देखिए, जो जितने भी ग्रेट प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने परफॉर्म करके दिया होता है, वो कोई क्रिकेट भूल नहीं जाते। पंजाबी च कहते ने कोई जाच नहीं भूल जाते। हम्म। जांच उन्नी होती है। सारी माइंड गेम है, सिर्फ दिमाग की गेम है ये सारी। हम्म। ये दिमाग ही होता है जो आपको घोड़े पे बैठा रहने देता है। ये दिमाग ही होता है आपका जो घोड़ा आपको उठा के नीचे फेंक देता है। हम्म। दिस इज व्हाट हैपेंड विद रिजवान। पिंडी के साथ आ जाए, जब आप बहुत ज्यादा बार दुकान लगा लेंगे, बड़े बड़े नाम बैठा लेंगे, तो वो रायता ही फैलेगा। हम्म। सही। इतने बड़े जलसे की बार जरूरत नहीं होती है क्रिकेट में। हमने भी खेली में क्रिकेट। एक बंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हम्म। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰਨੇ ਸਾਂ, वो कोच हो जाए या मैनेजर हो जाए। ठीक है, अब तो पूरी बारात बैठी हुई है, और बारात चलो बिठा भी ली है आपने, तो बारात एने जोगी नहीं कि 2 मैच ही जितवा दे। सही बात है। यानी कि एक ये है मैच, सारा 2 कुछ। मैच, 3 मैच, एक में गलती की, दूसरे में सीखो, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में। सर यहाँ तो ब्रेक ही नहीं लग रही ना। दूसरा ये जो पीएसएल या फ्रेंचाइज सिस्टम होता है ना, जी। ये एक्चुअली जो इसकी मैनेजमेंट होती है मेन, वो लोग हादसातन तौर पे पैसे की वजह से सारे इसमें आए हुए हैं। क्रिकेट की अलिफ बे का नहीं पता, रगड़ा खाना पड़ता है। फिर जब पता चलता जाता है तो वो डिसीजंस ज्यादा बेहतर करते हैं कि यार हमारा कोच कौन सा रेलेवेंट होना चाहिए। और ऐसा सारी गेम होती है प्लेयर पिकिंग के अंदर। जब सही। प्लेयर्स की बिड होती है, वहां जिन टीमों के समझदार लोग बैठे होते हैं वो बेटर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और वो टॉप पे बैठे होते हैं टेबल के। सही हो गया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी गलती हुई। अच्छा अहमद, ये रावलपिंडी की टीम ने अगर आगे कुछ मैचेस इनके रहते हैं, सर अगर जीतना हो तो क्या कर सकती है कोई रावलपिंडी के शायकीन के लिए? भाई कोई एक मैच उनको जीत कर बता दें, देखिए जी हमने एक मैच जीत लिया है। या आप समझते हैं कि अब वो टाइम ही गुजर गया, अब मुश्किल है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता? अगर करना है तो क्या मोहम्मद रिजवान जो बतौर ओपनर खेल रहे हैं उनको किसी और को मौका देना चाहिए, बतौर कैप्टन किसी और को मौका देना चाहिए? कोई बैटिंग लाइनअप में कुछ चेंजेस हो सकती हैं, क्या हो सकता है सर? देखिए, अब क्या मुझसे सवाल कर रहे हैं ना? जी अहमद, आपसे आपसे। देखिए, अब क्या फायदा? वही बात है, जब चिड़िया चुग के ले गई खेत। आप अगर पहले भी ये डिसीजन ले लेते तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा फर्क पड़ना था। ठीक है। क्योंकि रहमान बेचारे को तो खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि वो इस पीएसएल में क्या कर रहा है, वो इस टीम में क्या कर रहा है। अगर क्लैरिटी होती, कभी वो विकेट कीपरिंग कर रहे हैं, कभी वो एज अ फील्डर वहां पे खड़े हुए होते हैं, बैटिंग का उनको कोई आइडिया नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। जिस दिन आउट जल्दी हो जाए तो पहली बॉल पे 0 पे आउट हो जाते हैं, थोड़ा क्रीज पे टिक जाए तो तब भी बॉलें भी जाया करते हैं, रन्स भी कुछ नहीं बनाते। फिर जब आप बॉलें भी जाया करें, रन्स भी कुछ ना बनाए और फिर आउट भी हो जाए, तो फिर जब आप नीचे वाले जो हैं आपके क्या उसको कहते हैं, आने वाले बैट्समैन, उनके ऊपर भी फिर आप एक्स्ट्रा प्रेशर पुट करते हैं। तो अब तो मेरे ख्याल में काफी लेट हो गया। अब इनको जिस तरह जो तसलसल चल रहा है उसी तसलसल से चलना चाहिए, क्योंकि अगर रिजवान को कैप्टनसी से हटाएंगे, किसी और को बनाएंगे, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी बन जाएगी कि आपने उसको डिसरिस्पेक्ट किया और ये वो और वगैरह वगैरह। तो अब जिस तरह चल रहा है चलने दे। वैसे भी इक्का दुक्का अगर कोई एक आध मैच आगे जीत जाते हैं तो बहुत बड़ा करिश्मा हो जाएगा। अदरवाइज एक नया सही हो रिकॉर्ड गया। सेट मेरे ख्याल में पूरी दुनिया की चलें लीग कोई अहमद, टीम है बिल्कुल ठीक मैच। कह रहे हैं अहमद। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। अहमद कुरैशी साहब, लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त क्या रद्दोबदल हो रहा है, किस टीम के लिए मुश्किलात हैं और किसके लिए अगले राउंड में जाने के लिए रास्ते खुल रहे हैं, इस ब्रेक के बाद बात करेंगे और कुछ नेक्स्ट मैच पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे पॉइंट्स टेबल के हवाले से और कुछ कल के मैचेस पर बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पॉइंट्स टेबल की जब बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको बताऊं कि पेशावर ज़ल्मी इस वक्त टॉप पर है। उसने 8 मैचेस खेले हैं, किसी भी मैच में उसको शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। एक मैच में उनको 1 पॉइंट जरूर मिला था और 15 पॉइंट्स के साथ इस वक्त वो टॉप पर है। सेकंड पर मुल्तान सुल्तान्स है, 8 मैचेस हैं और 12 पॉइंट्स हैं। तीसरे पर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, 7 मैचेस में 9 पॉइंट्स हैं उसके, 4 मैचेस। इसी तरह से चौथे नंबर पर लाहौर है और लाहौर के 8 पॉइंट्स हैं। कोयटा के 6 पॉइंट्स हैं 9 मैचेस में। हैदराबाद किंग्समैन छठे नंबर पर है और 6 पॉइंट्स के साथ। कराची किंग्स
6 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। रावलपिंडी टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, कोई पॉइंट नहीं है। जब मैच ही नहीं जीता तो पॉइंट्स कहाँ से भाई मिलेगा। जी फाद लियाकत साहब, सर इनमें से पेशावर सबसे टॉप पर है, आपको हैदराबाद इस वक्त 6ठे नंबर पर है, कराची इस वक्त 7वें नंबर पर है 6-6 पॉइंट्स के साथ, और कोयटा भी 6 पॉइंट्स के साथ। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कौन सी मजीद 2-3 टीमें हो सकती हैं जो रावलपिंडी की तरह इस टूर्नामेंट से आउट होने के बहुत करीब जा रही हैं? उनकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी लग रही है, लगता है कि ये आउट हो जाएंगी। यार हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद को मैं देखा है कि वो थोड़ा सा उनको पीछे उन्होंने दिखाया है कि वो अच्छी टीम या अच्छा कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उनके महल अभी 3 मैचेस हैं, तो बिल्कुल हैदराबाद कैन कम अप, और लाहौर को लाजमी अपनी जगह बनानी चाहिए। ऑल दो के लाहौर के दोनों मैचेस जो हैं वो आगे टफ हैं, एक पेशावर के साथ है और एक कराची के साथ है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो चाहूंगा कि लाहौर दोनों मैच जीते, और जाहिर है लाहौर अगर क्वालिफाई करेगा, और अगर अल्लाह करे कि आगे जो प्लेऑफ्स वगैरह हैं उसके अंदर अगर क्राउड को इजाजत दी जाती है तो लाहौर को होना चाहिए, क्योंकि लाहौर के अंदर मैचेस हैं तो लाहौर होगा तो एक सेंसेशन रहेगी। पीएसएल बड़ा आगे आपको पता है डार्क सा गया है ड्यू टू द सिचुएशन। तो अगर इसके जाते जाते एंड पे थोड़ा स्पार्क अगर चाहिए तो लाहौर को फाइनल तक आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो सही हो गया, ठीक हो गया। जी अहमद, आपको क्या लग रहा है कि कराची किंग्स जो 7वें नंबर पर है 6 पॉइंट्स के साथ, हैदराबाद किंग्समैन 7 मैचेस में 6 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर है, कोयटा भी 6 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई टीम ऊपर आते हुए नजर आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई इनमें से ये टीम अगले जो मैचेस हैं ना उनको देखते हुए आउट होते हुए नजर आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि हैदराबाद का थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है चांस। अगर वो जीते हैं, आगे जाते हैं तो ठीक। मेरिकल ही होगा। अदरवाइज कराची की टीम का चांस हो सकता है, लेकिन कराची की टीम की जो परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया हुआ है वो उनकी मैं समझता हूं कि टीम की परफॉर्मेंस तो चलें ठीक है, लेकिन काफी हद तक उनकी जो मैनेजमेंट का नॉन सीरियस एटीट्यूड है उसकी वजह से भी है। अब आप देखें कि पहले भी ये बात हुई थी कि उनके जो टीम डायरेक्टर हैं, हैदर अजहर मेरे ख्याल में उनका नाम है, जी उनका काम है कि टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना, टीम कॉम्बिनेशन को बैलेंस रखना। वो बजाय इन चीजों के कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करने आ रहे होते हैं मैच से पहले, फिर मैच के बाद भी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे होते हैं, हर्डल में भी खुद बात कर रहे होते हैं, पॉडकास्ट भी खुद होस्ट कर रहे होते हैं, कंटेंट में भी खुद आ रहे होते हैं। तो उनको मुझे नहीं पता कितनी एक सस्ती शोहरत चाहिए और सही। वो कितनी शोहरत के भूखे हैं। जो अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट काम है उनका वो तो वो कर नहीं रहे, तो वो इधर उधर की एक्टिविटीज में पड़े हुए हैं, और टीम की जो परफॉर्मेंस है वो लगातार डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और कराची की भी टीम का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो चल ऐसा अहमद, मैं चाहता हूं कि चूंकि कराची पर ही बात होने लगी है, कल कराची का ही मैच है, तो मैं पहले थोड़ा सा ना पेशावर ज़ल्मी और कराची के हेड टू हेड आप लोगों को दिखा देता हूं। दिखाएं जी, दोनों टीमें जब जब सामने आई तो इनके क्या रिजल्ट्स रहे। तौर पर 23 मरतबा ये आमने सामने आई हैं, जिसमें से पेशावर ने 15 मैचेस जीत रखे हैं और कराची ने सिर्फ 8 मैचेस जीत रखे हैं, यानी कि 50% मैचेस की रेशो जो है वो पेशावर की फेवर में है। और ये इस टूर्नामेंट में पेशावर टॉप पर है, अनबीटेबल है, और उसे अभी तक कोई शिकस्त नहीं दे पाया। कराची 7वें नंबर पर है। जी अहमद कुरैशी साहब। देखिए, पेशावर ज़ल्मी इन्हें तो जो परफॉर्मेंस दिखाई है मेरे ख्याल में मुझ समेत पूरे पाकिस्तान को ही हैरानो परेशान कर दिया है। और इसमें मेरे ख्याल में क्रेडिट एक तो उनकी मैनेजमेंट को जाता है। उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया कि बाबर आजम को ये समझाया कि भाई आप कोई जॉस बटलर, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, एबी डिविलियर्स नहीं है। आपको जो पावर हिटर बनाने की ब्लेंडर किया जा रहा था वो हम नहीं करेंगे। उनको ये समझाया कि आपने ये जो इतने रन्स किए हुए हैं T20 में या इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो अपनी नेचुरल गेम से किए हुए हैं, तो आप अपनी नेचुरल गेम पे ही रहें। ये बेतुकी शॉट्स मार के पावर हिटर बनने की कोशिश ना करें। बाबर आजम को जब ये चीज समझाई गई, उनकी समझ में आई, उससे फायदा ये हुआ कि उन्होंने अपनी नेचुरल गेम खेली इम्प्रूवमेंट के साथ। अब उससे उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी आ रही हैं और उनकी सही टीम हो भी गया, आ रही है। बिल्कुल सो ठीक। जो मैनेजमेंट है उसका बहुत रोल है। दूसरी तरफ जो कराची की टीम की बात है, मुझे ये लगता है कि अगर कराची की जो और लाहौर ने अभी आपको पता है किक स्टार्ट ली है, और अगर दोबारा फखर का बल्ला चल गया, कराची का कहाँ चांस है फिर? सही, आप कह रहे हैं फिर इनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलें जी। और हो जाना चाहिए। जिस तरह की क्रिकेट खिला रहे हैं
इन्होंने उस दिन वो अपने एक लड़के को बाहर बुला लिया था, 7 को उसने 50 किया हुआ था। अगर आप यंगस्टर्स के साथ इस तरह का माहौल पैदा करोगे तो फिर इसलिए यंगस्टर यही चाहेगा ना कि सही। अंदर जाओ ते हर गेम ते मारो तो बाहर आ जाओ। ठीक है जी, इसी मैच के स्टैट्स दिखा दें। दोनों तरफ से जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों ही ये चला दें। कुशाल मेंडिस हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, 7 मैचेस में 413 रन हैं। और ये भी याद रखिए कि दूसरे हाईएस्ट स्कोरर यहाँ पर बाबर आजम भी हैं और ये दोनों ही टॉपर हैं इस टूर्नामेंट के अभी तक। पहले पर कुशाल मेंडिस हैं, दूसरे पर बाबर आजम हैं। और इसी तरह से उधर से आजम खान है जिन्होंने 6 मैचेस में 187 रन किए हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है बैटिंग में भाई, कराची बहुत पीछे है। मोस्ट विकेट्स सुफियान मुकीम पेशावर से, 7 मैचेस में 17 विकेट्स हैं। इस वक्त टूर्नामेंट के टॉपर हैं, वो सबसे ज़्यादा विकेट्स ले रखी हैं। बाकी बॉलर्स ने किसी ने 13 विकेट्स हैं, किसी की 14 हैं, तो इनकी 17 विकेट्स हैं। हसन अली कराची किंग्स से 6 मैचेस में सिर्फ 11 विकेट्स हैं। तो यहाँ पर भी बैटिंग बॉलिंग दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट मैच पर चलिए जी, उसके हमें दिखाएं जी हेड टू हेड, फिर उस पर डिबेट करते हैं। मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। टोटल मैचेस इनके अभी तक देखा जाए तो एक मैच खेला गया है, मुल्तान ने वो मैच जीत रखा है और हैदराबाद को उस मैच में शिकस्त हुई। हैदराबाद चूंकि नई टीम है लिहाजा एक मैच उनका मुल्तान के साथ ज़रूर हुआ था जिसमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जी भाईजान, कल जो मैच खेला जाएगा, क्या कहते हैं अहमद कुरैशी साहब इस मैच के हवाले से? लुकमान, अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें, आपकी आवाज में मैं कह रहा हूँ मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान मैच है और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त क्या कर रही हैं। मुल्तान दूसरे नंबर पर है सर और हैदराबाद इस वक्त 6ठे नंबर पर है। तो इनका कैसा मैच होने जा रहा है? कल हैदराबाद मुल्तान को हराकर मजीद अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर सकता है? शॉर्ट कमेंट कीजिएगा सर। हैदराबाद के ये नो डाउट डू एंड डाई मैच है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा उनके लिए मुल्तान सुल्तान को हराना, क्योंकि सही। दोनों टीम्स का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो मुल्तान के स्पिनर्स हों, फास्ट बॉलर्स हों, बैटिंग उनकी अगर आप देखें सारे सही। बॉक्स हैं। हैदराबाद की टीम को अगर आगे जाना है तो मेरे ख्याल में उनके सैम अयूब वगैरह इन मेजर जो प्लेयर्स हैं इनको परफॉर्म उनको करना परफॉर्म करना पड़ेगा। जी फहद, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। हैदराबाद मुल्तान को शिकस्त दे सकता है? ये क्रंच मैच होगा एक्चुअली। अगर हैदराबाद ने ऊपर आना है, जो मैं आगे बात कर रहा था, ये वाला मैच अगर जीतेंगे तो टूर्नामेंट थोड़ा सा एक्साइटमेंट पैदा होगी टूर्नामेंट में। अदरवाइज मुल्तान इज प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट और उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, लेकिन हैदराबाद के पास यही चांस है कि वो आइस को ब्रेक करे और अपने आप को प्रूव करे। अदरवाइज लाहौर जो है, याद सही। रखिएगा, वो आगे जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फाद लियाकत साहब आपका, बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी साहब आपका। और आज की बात की है, आज 2 मैचेस खेले गए, कल भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पॉइंट्स टेबल में काफ़ी ज़्यादा अब तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। बहुत सारी टीमें आगे बढ़ेंगी और बहुत सारी टीमें टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।